अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने इससे पहले वीडियो में बैक्टीरिया के जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, लाइक उसमें हमने साइज़ और शेप्स ऑफ बैक्टीरियल्स जो है वो स्टडी किया। नाउ कम टू द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए, मूड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है ना कि बैक्टीरिया अपने न्यूट्रेंट, हाउ टू ऑब्टेन दे न्यूट्रेंट्स, कैसे न्यूट्रेंट हासिल करते हैं, तो इसकी बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। मतलब ये क्लासिफिकेशन मतलब ये एनर्जी पे और कार्बन पे डिपेंड करता है। मतलब ये कैसे एनर्जी और कार्बन ऑब्टेन करता है, कहाँ से ऑब्टेन करता है और उसको फिर यूज़ करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब अपने न्यूट्रंस के लिए, न्यूट्रंस के बनाने में, मतलब सब्सटेंसेस के बनाने में इस्तेमाल करता है ये एनर्जी और कार्बन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ ये दो किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। एक जो बैक्टीरिया का ग्रुप है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरा जो है वो हीटरोट्रॉफ है। ऑटो मीन मतलब सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन। ये वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स है जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, मतलब दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जब अगर इसको कुछ कंपोनेंट्स मिल जाए तो ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। अब ये फिर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक फोटो ऑटोट्रॉफ है, और एक है कीमो ऑटोट्रॉफ, या इसको कहते हैं कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉफ ये वो बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है इसके साइटोप्लाज्म में, और उसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मतलब ये क्लोरोफिल इसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है, या ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, अटैच होता है, बाउंड होता है। और सेल मेम्ब्रेन का जो इनविजिनेशन होता है, जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं मिजोसोम। उसके साथ ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये अटैच होता है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खुराक मतलब जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, तो ये एनर्जी हासिल करते हैं सनलाइट से। तो इसी वजह से इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब एनर्जी जो होता है वो सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एनर्जी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको कहते हैं, उसको ये यूज़ करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है और वो H2S को ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, शुगर में, और उसके साथ वाटर बनता है, और उसके साथ दो सल्फर मालिक्यूल के ग्रेन्यूल्स बनते हैं, तो ये सल्फर रिलीज़ करता है। अच्छा, बाज़ बैक्टीरिया इस सल्फर को फिर फर्दर कन्वर्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। ये बात याद रखें कि कुछ बैक्टीरिया सल्फर रिलीज़ करते हैं, कुछ उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड है। इसके जो एग्जांपल, मतलब जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो है रोडोसोडोमोनास बैक्टीरिया और क्लोरोबियम। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का जो टाइप है जिसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, ये हमारे पास क्लोरोफिल को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं, और ये वाटर की बजाय H2S इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इसको कहते हैं सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, वो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ ये जो होता है, मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो एनर्जी सनलाइट से हासिल नहीं करता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है। अब ये जो है, ये क्या करते हैं, ये इस कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में अवेलेबल होते हैं, सॉइल में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इमोनिया, नाइट्रेट वगैरह, नाइट्राइट, सल्फर, या फेरस ऑयन जो होता है, फेरस ऑयन, इसको ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इन केमिकल्स को, और उसकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी हासिल होती है, वो एनर्जी जो होती है वो हमारे पास ये इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए और फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। मतलब ये 2H2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन होते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उसके साथ H2S, बल्कि यहाँ वाटर रिलीज होता है,
और 2 सल्फर के ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं। ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिस तरह नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कुछ बैक्टीरिया है जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ हमारे पास क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फर वगैरह इसको ऑक्सीडाइज करता है और इससे एनर्जी हासिल करता है, और वो एनर्जी पर इस्तेमाल होती है फूड की ग्लूकोज की सिंथेसिस में। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। तो देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो सनलाइट से एनर्जी हासिल करता है, और कीमो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो कहाँ से एनर्जी हासिल करता है, वो हमारे पास केमिकल्स की ऑक्सीडेशन से इस्तेमाल करता है। अच्छा, जो दूसरा टाइप है न्यूट्रिशन के लिहाज से वो हमारे पास है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो रेडीमेड फूड हासिल करते हैं, मतलब इसको तैयार फूड मिलता है, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये जो स्पेसिफिक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये हमारे पास 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। एक ग्रुप को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक और एक को कहते हैं पैरासिटिक, बल्कि एक थर्ड ग्रुप भी है जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ हीटरोट्रॉफ। हीटरो मीन मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, मतलब इसका मतलब ये है ना कि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये इसको रेडीमेड फूड ये हासिल करते हैं। अच्छा, अब सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोप से निकला है। सेप्रोप्स जो होते हैं मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स और कार्बन हासिल करते हैं, वो जो बैक्टीरिया है। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ये एक्चुअली फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो अवेलेबल होता है वो ह्यूमस के फॉर्म में होता है। ह्यूमस जो होता है ये वो सब्सटेंस है जो फॉर एग्जांपल प्लांट्स या एनिमल्स की जब बॉडी पार्शली डिकम्पोज हो जाए या डिके हो जाए, जब उसकी बॉडी पार्शली डिके हो जाए तो उसकी डिकेइंग मटेरियल को एक्चुअली कहते हैं, जब सॉइल में मिक्स हो जाए तो उसको कहते हैं ह्यूमस। और ये ह्यूमस जो होता है फिर ये इस्तेमाल करते हैं, इससे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हासिल करता है। ये जो एग्जांपल इसके हैं उसमें हमारे पास एक है सूडोमोनास और एजोबैक्टर बैक्टीरिया। ये दोनों सॉइल में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, किसी होस्ट के साथ कंबाइन नहीं होते, मतलब फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है सूडोमोनास और एजोबैक्टर। दूसरा जो ग्रुप है वो पैरासिटिक है। अब देखिए सेप्रोफिटिक जो होता है वो डेड होस्ट से, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मतलब वो जो डेड होस्ट से हासिल होता है उससे फूड हासिल करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो फूड हासिल करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम लाइव होस्ट, मतलब जो जिंदा होस्ट होता है। होस्ट वो होता है जिस पर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसमें एग्जिस्ट करता है, उसकी बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर। तो जो होस्ट होता है इस पर ये डिपेंडेंट है पैरासिटिक। तो और कौन सा होस्ट होगा इसमें अमूमन तौर पर इसका होस्ट जो होता है वो लाइव होस्ट होता है, लाइव होस्ट इसका होता है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है मतलब ये उसकी लिविंग टिश्यूज़ को खाता है और उससे फूड हासिल करता है। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बैक्टीरिया। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस मतलब जो डिजीज़ काजिंग है, मतलब ये जो है दे आर पैथोजेनिक आल्सो। जो डिजीज़ काजिंग प्रोकैरियोट है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, इससे पहले भी हमने पढ़ा क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई भी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड काज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई टेटनस काज करता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो अल्सर काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी काज करता है। तो ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। माइकोप्लाज्मा भी हमारे पास पैरासिटिक है जो डिजीज़ काज भी करता है। द थर्ड टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोट वो होते हैं जो दूसरे होस्ट के साथ एसोसिएशन करते हैं, मतलब दूसरे, इसका भी होस्ट अमूमन तौर पर लाइव होता है और उसके साथ ये कंबाइन रहता है और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, या एक को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को ना बेनिफिट मिलता है ना नुकसान मिलता है। तो ये हमारे पास सिम्बायोटिक है। लेकिन अमूमन तौर पर इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, वो राइजोबियम है। राइजोबियम को पहले भी हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया में कि ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया भी है कि ये एग्जिस्ट करते हैं
लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो उसके लिए ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो ये हमारे पास हो गया क्या, दिस इज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं, ग्रोथ की तरफ आते हैं, सॉरी। देखिए बैक्टीरिया जो होता है इसमें ग्रोथ का मतलब ये है कि एक होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब अगर हम यूकैरियोट्स में देख लें या हम अपनी तरफ देख लें तो इसका मतलब है इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। लेकिन यहाँ जो ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया में ग्रोथ को स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें इंक्रीज इन साइज भी है, मतलब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, साइज सेल इंक्रीज हो जाए और फिर वो सेल इंक्रीज होने के बाद डिवाइड हो जाए दो सेल में, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स प्लस इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। लेकिन हम अपनी बॉडी में कंसिडर करते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। तो ये हमारे पास ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। अच्छा, बैक्टीरिया में ग्रोथ जो होता है ना, ये 4 मेजर फेजेस में होता है, 4 मेजर फेजेस इसमें इन्वॉल्व है, 4 फेजेस इन्वॉल्व है। उन फेजेस को कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ग्राफ, ठीक है ना। इसको लेट्स से इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच इज इंडिकेटेड बाय टाइम विच इज इन आवर्स, और वर्टिकल एक्सिस जो होता है, ये जो रेड लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, ये बात याद रखिए, इसमें जो ग्रोथ फेजेस है ये हमारे पास 4 फेजेस है। एक है लैग फेज, LAG लैग फेज। दूसरा जो है विच इज कॉल्ड एज अ लॉग फेज, या उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। द थर्ड फेज विच इज अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। और ये जो चौथा फेज है जो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, इट इज कॉल्ड एज अ डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। ये हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। अच्छा, पहले आते हैं लैग फेज की तरफ। लैग फेज का क्या मतलब है, मतलब बैक्टीरिया पहले जब किसी न्यू एनवायरनमेंट में एंटर होता है, मतलब किसी होस्ट में एंटर हो गया, तो वो पहले अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, एक्लेमेटाइजेशन इसको कहते हैं। एडजस्टमेंट कैसे एडजस्ट करता है, मतलब पहले इसमें ये अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर लेता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो एंजाइम्स फर्दर आगे यूज़ कर सके, न्यूट्रिएंट्स जो होस्ट से हासिल करेगा उस एंजाइम को इस्तेमाल करेगा उस न्यूट्रिएंट की ब्रेकडाउन में, और उससे जो एनर्जी हासिल करेगा वो एनर्जी अपने डिवीजन के लिए इस्तेमाल करेगा, तो मतलब ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अपने देखिए, पहला जब बैक्टीरिया किसी न्यू एनवायरनमेंट में होता है तो वो पहले अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर लेता है, एंजाइम्स की सिंथेसिस स्टार्ट कर लेगा, ताकि वो एंजाइम क्या हो सके, वो एंजाइम फिर आगे किस में इस्तेमाल हो सके, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर डिवीजन के लिए। तो इस फेज में, लैग फेज में, एक्चुअली हम कहते हैं ना कि ग्रोथ बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो लैग फेज में एक्चुअली बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होता, सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस फेज को कहते हैं अ फेज ऑफ नो ग्रोथ, मतलब ओनली इंक्रीज इन सेल साइज ऑकर बट नो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो इसी वजह इसको कहते हैं क्या, लैग फेज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता इस फेज में, इसमें मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है, इसके बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो इतने इनफ कंसंट्रेशन में हो जाते हैं कि अब ये एंजाइम इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, काफ़ी है। मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा कि इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, वो एंजाइम इस्तेमाल होंगे और फिर ये 2 सेल में डिवाइड होगा बाइनरी फिशन के थ्रू। तो इसके बाद जब इसमें एंजाइम पूरे हो गए, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है काफ़ी मिकदार में, तो इसके बाद एक और फेज आता है, इसको कहते हैं लॉग फेज या इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉग फेज। मीन अब देखिए बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल
है, एंजाइम्स भी काफ़ी मिकदार में अब इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो अब एनवायरनमेंट फेवरेबल हो चुका है इसके लिए। नाउ अब ये क्या करेगा, ये रैपिडली डिवाइड होगा, मतलब हर मतलब टाइम के साथ इसकी नंबर ऑफ क्या होगी, बैक्टीरिया डबल हो जाएगी। मतलब वो टाइम जिसमें बैक्टीरिया की डबलिंग होती है ना, कि एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होता है, तो उस टाइम को कहते हैं जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम, ठीक है, या ग्रोथ टाइम, जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, हर स्पेसिफिक टाइम के बाद डबल हो जाती है। तो ये लॉग फेज है। लॉग फेज जो है ये कंटिन्यू रहता है। देखिए अब न्यूट्रन जो होते हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, होस्ट में तो इतने मतलब वो भी तो स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट में होंगे ना, वो कम अमाउंट में होंगे न्यूट्रंस। तो जब न्यूट्रंस की कमी आने लगती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लगता है, या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर खुद कुछ टॉक्सिक केमिकल मेटाबोलाइट्स, मतलब देखिए मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसकी मतलब डिक्लाइन होने लगती है। तो उसके बाद एक और फेज आता है विच इज़ कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज देखिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो अभी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा कि यहाँ इस पॉइंट पे आपके पास न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आ गई, या हमारे पास क्या आ गया, या हमारे पास इसमें टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए बैक्टीरिया के अंदर। तो अब ये ग्रोथ जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि ग्रोथ रेट जो होता है वो डेथ रेट के बराबर हो जाता है, और ग्रोथ कंप्लीटली आगे क्या हो जाता है, सीज स्टॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज न्यूट्रिएंट और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की, न्यूट्रिएंट की कमी से, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से, और टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो होंगे वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर हमारे पास लास्ट में एक और फेज आता है विच इज कॉल्ड एज अ डेथ और डिक्लाइन फेज। तो डेथ फेज जो होता है इसमें बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाती है। क्यों? और डेथ मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ रैपिडली स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स और की कमी और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन, ये जो होते हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया की डेथ काज कर लेते हैं, और डेथ रेट जो होता है वो ग्रोथ रेट से बढ़ जाता है, मतलब बैक्टीरिया इतने नहीं बनते जितने ज़्यादा मरते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लाइक ये तो डिक्लाइन फेज हो गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो इवन डिक्लाइन फेज में भी सर्वाइव करते हैं, न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी में भी सर्वाइव करते हैं, या टॉक्सिक मेटाबोलाइट की डिफिशिएंसी में भी सर्वाइव करते हैं। क्यों? टॉक्सिक मेटाबोलाइट की एक्यूमुलेशन से में भी सर्वाइव करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अगर देखिए, अब हमारे पास हमने इससे पहले पढ़ा कि अगर कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर प्रोड्यूस कर ले, तो एंडोस्पोर बैक्टीरिया उस कंडीशन में प्रोड्यूस करते हैं जब न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आती है, या स्पोर्स नॉर्मल स्पोर प्रोड्यूस कर ले तो ये सर्वाइव रहते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है ना कि कुछ सम बैक्टीरिया दे कैन आल्सो सर्वाइव द डेथ और डिक्लाइन फेज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ रेट इन बैक्टीरिया। तो हमारे पास एक लैग फेज है, लैग फेज में ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ के का मतलब है कि यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। लॉग फेज में मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होती है, लेकिन ये भी एक लिमिटेड हद तक होती है। और इस फेज़ में ये बात आता है कि जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लॉग फेज़ में, तो एक्चुअली उस होस्ट के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर लेता है, और उस इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स होते हैं लॉग फेज में अपीयर हो जाते हैं। मतलब लॉग फेज होता है जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन दे स्टार्ट, ये बात याद रखिए। और फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स की एक्यूमुलेशन से और डिफिशिएंसी से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चल जाएगा, और फिर हमारे पास डेथ या डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट इन बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन को।